रिजवान साहब। हाँ सुनिए, अब आप सुनिए, ऐश्वर्या जी सुनिए। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ, एक सेकंड कोई रिलैक्स, कोई आप रिलैक्स कीजिए रिजवी साहब। भाई सीधा मसला है, ये आपके लिए हंसी का मौका हो सकता है, किसी के लिए इस वक्त जो है प्लीज रिलैक्स, प्लीज बहुत मुश्किल दौर। रिजवान साहब, रिजवान साहब थैंक यू। सुनिए, सबके पास अभी किसी ने बोला हिंदू मैरिज एक्ट की तुलना आपके उस वक्ता ने शरीयत से की, हिंदू मैरिज एक्ट की। अरे प्रभु, नेशनल टीवी पर बैठ के ऐसी बातें मत करा करो कि मजाक का सबब बनो। हिंदू मैरिज एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है जिसके शादी के, बिया के, डाइवोर्स के, सेपरेशन के, अडॉप्शन के अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। सेक्शन, उस सेक्शन में वो परिभाषित है और जिसको मॉडर्न लॉ के तहत जिस पर केस लड़ा जाता है और फैसला सुनाया जाता है। गलत तुलना यहां बैठ के मत किया करो नेशनल टीवी पर। तुलना ही नहीं करनी चाहिए, शरीयत के मेरे नजदीक तो तुलना ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि तमाम मज़ाहिब को आजादी है कि वो अपने मज़हब के तौर पर चले। में हलाला हो, वन मैन एट अ टाइम आपका अपना व्यू पॉइंट आपने रखा। इस सेक्शन में 4 शादी आ रहा हूं सरवर साहब, क्या ये है? दानिश भाई आ रहा हूं, क्या ये है? ऐसा क्या शरीयत में सेक्शंस हैं? ओके, अजीब जाहिलों वाली आप लोग बातें करते हैं। देखिए, ये इस तरह के एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को भी। डॉक्टर साहब थैंक यू। सरवर साहब आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, फिर मैं सबके पास आ रहा हूं। सरवर साहब बोलिए, स्कूल में पढ़े सरवर साहब बोलिए, अपना व्यू पॉइंट, किसी पे कमेंट नहीं होगा कोई किसी। थैंक यू सरवर साहब, बोलिए। ऐश्वर्या जी, इतने उम्दा आदमी हो आप, इतना नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलो दादा। मैं कभी भी लीक से हटकर बोलने का आदी नहीं हूं। हाँ। मैं हमेशा सुसज्जित शब्दों का चयन करता हूं। दुर्भाग्य से आप जिस व्यक्ति को हमारे डिबेट में या हमको जिस व्यक्ति के डिबेट में, मैं पहले मना कर चुका हूं। भारत के तमाम जाहिलों का उस्ताद है ये और आप इसको ले आते हैं। रिलैक्स, फिर आप अभी पर्सनल इसको कर रहे हैं। पता ही नहीं कि कोडिफाई है हिंदू मैरिज एक्ट। नहीं, पर्सनल ही है। मैं तो पूछना चाहता हूं इसके पिताजी ने कितनी शादी की? अगर ये मुसलमान है तो नहीं तो ये Why do you have to do this? सरवर साहब देखो, सरवर साहब मैं आपकी आवाज ने कितनी शादी की, फिर ये सरवर साहब क्यों ला रहा? फिर वही लीगल डिबेट करो। सरवर साहब मैंने आपसे कहा आप अपना व्यू पॉइंट, वही तो पूछ रहा हूं। सरवर साहब कितनी अम्मी है सरवर साहब अगेन आप अपना व्यू पॉइंट रखिए ना, प्लीज डोंट डू दिस सरवर साहब। थैंक यू सरवर साहब, आई एम नॉट सरवर साहब आप जा सकते। थैंक यू। पर्सनल पॉइंट आपका नहीं, आपके अलावा 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे। पर्सनल व्यू पॉइंट मैं पर्सनल नहीं जाने दूंगा किसी को भी, ना आपको ना उनको। वो अगर आपके बारे में ऐसा बोलते तो मैं उनको भी बंद कर देता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दानिश कुरैशी, दानिश जी मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं, पर्सनल कमेंट्स नहीं, किसी के ऊपर नहीं। दानिश भाई बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या आज के लिए माफी मुझे, और मेहरबानी करके अगर रिजवान रहे तो मुझे मत बुलाया करिए। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी शरीयत का अगर कोई मजाक बना रहा है तो वो तो एज ए भले ही बना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौन मजाक, कोई मजाक नहीं। मैंने सबसे पहले नहीं, एक सेकंड होल्ड ऑन, मल्टी ऑन एयर करें। आप बात नहीं समझ रहे, कौन कैसे मजाक बना रहा है? विजय जी एवरीवन, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने सबसे पहले कहा किसी काश्मीर साहब बैठे हैं, उन्होंने नहीं, यहां पे रिजवी साहब बैठे हैं, ही फॉट विद रिजवान, उन्होंने कहा हंसो मत, लड़े, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करे। उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा। काश्मीर साहब को लगता है वो ठीक है, यहां पे रिजवी साहब है, उन्हें लगता है कि डॉक्टर रिजवान पूरी तरह गलत है, उनका व्यू पॉइंट गलत है, लेकिन कोई पर्सनल नहीं हुआ, कोई किसी की मां बहन भाई के बाहर। ऐसा क्या? आप लोग सीनियर लीडर्स हो यार, आप लोग पॉलिटिकल डिबेट्स भी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। You need to understand what is happening in the country. I am asking your viewpoints. विजय जी, मेरे को इससे लगता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। आप अपना व्यू पॉइंट रखिए और फिर देश को डिसाइड करने दीजिए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ऐश्वर्या, जब पर्सनल डिबेट्स में आते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो बात आप कहना चाहते हैं, जो अपना व्यू रखना चाहते हैं, वो व्यू नहीं रख पा रहे। या इसको दूसरे तरीके से कहें तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं है उसको लेकर, जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूं बात को कि एक तो जब तक यूसीसी को हम जेंडर इक्वलिटी के साथ या जेंडर लॉज के तौर पर नहीं देखेंगे तब तक इसको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, हिंदुस्तान में बहुत तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, और भी सब लोग हैं, लेकिन कोई भी इसको पर्सनल रिलीजन पर
हमले के तौर पर नहीं देख रहा। जी। क्या मुसलमानों को इसको हमेशा कोई भी सरकार कोई फैसला कर रही हो तो उसे इस्लाम पर हमले के तौर पर देखना चाहिए? ये पहले एक डिबेट होती है। मुझे जो लगता है, जो इस सब पूरे मसले में एक जो कमी मुझे लगती है, वो लगता है कि सरकार का एक ट्रस्ट डेफिसिट है। उसे सबसे पहले जो लोग नाराज हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी है, तो उन सब लोगों से एक ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना चाहिए। उनको भरोसे में लाना चाहिए कि ये आप पर हमला नहीं है, ये जेंडर, जैसे 3 तलाक को लेकर हुआ, शाहबानो से लेकर 3 तलाक तक हमारे, तो उसमें एक लड़ाई लंबी चली थी। अब यदि सरकार ये भरोसा दिलाए एक बड़ी कम्युनिटी को कि भाई ये आपके खिलाफ नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, और ये जेंडर इक्वलिटी का मामला है, महिलाओं का मामला है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सब लोग कोई बहुविवाह का समर्थन करने वाले लोग हैं। एक मिनट, जब नॉर्थ ईस्ट से लोग आए थे, उनको भी ये शिकायत थी, ठीक है, तब हमारे होम मिनिस्टर ने क्या कहा था इस सिलसिले में? याद है आपको क्या कहा था और क्यों उन्हें आश्वासन दिया गया? देखिए, क्यों दिया गया? पूरी दुनिया में सर जनजातियों को अलग तरीके से रखा गया, क्यों उनको मनाया गया, क्यों उनको कहा गया? मतलब जब आप, माफी चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और मैं और विजय त्रिवेदी जी सिर्फ इस पे, अजीत पवार को एनसीपी दे दी है। शरद पवार को बहुत बड़ा झटका। शरद पवार कि नहीं, अजीत पवार की एनसीपी सही है और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। विजय जी, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है, ये बड़ा झटका है जी सर, खासतौर से इंडिया गठबंधन के लिए कि जो शिंदे गुट के साथ शिंदे गुट के साथ जो हुआ, शिवसेना उद्धव गुट से शिवसेना शिंदे गुट के पास चली गई, वो एक बड़ा झटका था। और अब जब चुनाव आ रहे हैं, एनसीपी एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, जिसे माना जा रहा था कि शरद पवार जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, अजीत पवार को देने से ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल लड़ाई में इंडिया गठबंधन का एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में देखा जाना चाहिए। हो गई शरद पवार को रिटायरमेंट, शरद पवार उसके नेता नहीं रहे, एनसीपी दे दी। और ये मैं अपने दर्शकों को दोबारा बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है अजीत पवार गुट पार्टी सिंबल हैंडेड ओवर टू अजीत पवार, पार्टी सिंबल भी पूरी तरह से दे दिया, एनसीपी दे दिया है। और वो ऑर्डर है मेरे पास, आई जस्ट वांट टू रीड दैट ऑर्डर। और वो ऑर्डर में लिखा है सर, टू श्री अजीत अनंतराव पवार, ऑल्सो टू श्री शरद पवार, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड here with a certified copy of the commission's final order dated 6th February passed on the matter of dispute and it's handed over to Ajit Pawar। ये क्लैरिटी है कि अब एनसीपी दर्शकों, और मैं लास्ट कमेंट विजय जी का ले रहा हूं बिफोर आई एंड। विजय जी, अब इंडिया गठबंधन को ये आखिरी और शरद पवार को बहुत बड़ा झटका है। नहीं, इंडिया गठबंधन को आखिरी झटका नहीं, अभी पता नहीं ना कि कौन कौन से और झटके लगने वाले हैं, इसलिए मैं उससे आपसे सहमत नहीं हूं कि वो आखिरी झटका है। लेकिन शरद पवार गुट के लिए एक बड़ा झटका। और अब चुनाव इतने करीब आ गए हैं कि उनको चुनाव चिन्ह, जो उनका पुराना चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो बंद हो गई शायद घड़ी उनके लिए। तो अब वो नया चुनाव चिन्ह से कैसे लड़ाई लड़ेंगे और पूरे गुट को लेकर, पार्टी को लेकर कैसे संभाल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा झटका शरद पवार साहब के लिए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए माना। और मैं देख रहा था सर, मैं बस लॉयर्स का नाम देख रहा था, तो अजीत पवार की तरफ से मुकुल रोहतगी थे, नीरज किशन कौल थे, तो उधर शरद पवार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे, देवादत्त कामत, अमित भंडारी, तो सारे बड़े बड़े लॉयर्स थे। लेकिन अब एनसीपी अजीत पवार की हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सेंसिटिव डिबेट थी, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा कल। थैंक यू फॉर एवरीवन।